एपिसोड 3। किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम मिला है। गुजरात। नीही तुम यह हो, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, बोलते हुए एक लड़की आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। नीही जो अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी बोल को प्रेस कर रही थी, वो आवाज सुन अपना हाथ रोक देती है। तुम्हें मैं सामने बैठी दिख रही हूँ, मतलब मैं यही हूँ। जिया, निहिता ने कहा। जिया अपना सर हिला देती है और बाजू में बैठ के बोली, तुमने क्या सोचा है अब? निहिता आसमान की तरफ देख बोली, किस बारे में? जिया निहिता को इतना नॉर्मली आंसर देता देख अपना सर घुटनों के बीच छुपाकर गहरी सांस लेने लगती है। मैं तुम्हारी जॉब के बारे में बात कर रही हूँ। तुमने मुझसे कुछ दिन पहले कहा था तुम कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हो, तो मैंने तुम्हें कुछ टाइम सोचने के लिए दिया था, तो अब तुम्हारा डिसीजन क्या है? जिया ने कहा। मुझे एड्रेस भेज देना, निहिता की आवाज आई। जिया ने कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है डॉट। इस पर निहिता जिया को देखती है। जिया ने आगे कहा, एक्चुअली नहीं, हमारी कॉलेज का सीनियर तुम्हें याद है, जिसका नाम राज है। मैंने उसी से बात की थी। उसके पापा के एक छोटा का क्लोथिंग की फैक्ट्री है, जिसमें उनको एक अकाउंटेंट की जरूरत है। उसने मुझे बोला है कि वो तुमसे कल एक कैफे में मिलना चाहता है, उसके बाद वो तुम्हें बताएगा। क्या तुम जाओगी? जिया थोड़ा डरते हुए ये सब बता रही थी। निहिता अपनी जगह से खड़े होकर अंदर की तरफ जाते हुए बोली, एड्रेस भेज देना। जिया एक गहरी सांस लेकर उसके पीछे ही घर के अंदर आते हुए पूरे घर में किसी को ढूंढते हुए बोली, दादू कहाँ गए? पड़ोस में गए हैं, बोलकर निहिता अपने रूम में चली जाती है। जिया सोफे पर बैठ अपने दादू का वेट करने लगती है। निहिता अपने रूम में आकर बालकनी में जाती है। साइड में बने एक कॉर्नर से पेंटिंग का सामान निकाल एक व्हाइट पेपर पर कुछ पेंट करने लगती है। निहिता के राइट हाथ में बंधी रुद्राक्ष की माला उसके के गोरे हाथ की शोभा बढ़ा रहे थे। करीब 3 घंटे बाद वो पेंटिंग के सामने से हटकर अपने हाथ पानी के बाउल में धोकर साफ टॉवल से पोंछकर पेंटिंग के सामने अपने हाथों को क्रॉस करके उस पेंटिंग को देखती है। पेंटिंग में एक औरत बहुत ही बुरे हालात में आंखों में आंसू लिए जमीन पर बैठी अपनी गोद में सर रखे एक छोटी से बच्ची का सर सहला रही थी। बच्ची अपनी सुनी खुली आंखों से बस एक तक जमीन को देख रही थी। वो ना जाने कब तक उस पेंटिंग को देखती रही। धीरे धीरे बादल अंधेरी रात में कब बदल गए उसे उसका एहसास ही नहीं हुआ। निहिता को देख ऐसा लगता है जैसे उसका डेली का यही काम हो, बिना थके ना जाने कितने घंटे उस पेंटिंग को देखती रही। गेट पर खड़े दादा साहेब कमरे के अंदर आते हुए उसे इस तरह देख एक गहरी सांस छोड़ते हैं। दादा साहेब उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। वो बिना रिएक्ट किए बोली, कहिए दादा साहेब। दादा साहेब की नजर इस वक्त पेंटिंग पर थी। दादा साहेब पेंटिंग को ढांकते हुए साइड में के जाकर रख देते हैं। निहिता अपने कमरे में आ जाती है। दादा साहेब उसके पास बैठकर बोले, बेटा, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपको उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, कहीं आपको बाद में इसके लिए पछताना ना पड़े। वो खामोश रही। दादा साहेब कुछ जवाब न मिलता देख बोले, बेटा, जिया ने खाना बना दिया है, आप नीचे आइए, सुबह से अपने नाक के बराबर ही कुछ खाया होगा। इतना बोल दादा साहेब उसके रूम से चले जाते हैं। वो अपने बेड पर लेट जाती है और खामोशी के साथ सीलिंग को देखती रहती है। उसके जहन में कुछ आकर गुजर जाता है। निहिता कुछ देर बाद उसी तरह सीलिंग को देख बोली, किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम मिला है तुम्हें, जहां दर्द और आंसू के कुछ नहीं मिला।
बोलते हुए उसके ज़हन में उसकी माँ रागिनी का चेहरा आ जाता है। निहिता धीरे धीरे नींद में चली जाती है। निहिता को अभी तक नीचे ना आते देख दादा साहेब बोले, जिया बेटा, निहि को देखकर आउट आउट। जिया जब उसके कमरे में आई तो उसको सोता देख उसके माथे पर हल्का किस करके ब्लैंकेट से कवर कर रूम की लाइट ऑफ करके गेट को बंद कर नीचे आ जाती है। दादा साहेब उसे अकेला आते देख बोले, क्या फिर सो गई वो? जिया अपना सर हिला देती है। चेयर पर आकर जिया कहीं खोई सी बोली, दादू क्या वो हमेशा इस तरह ही रहेगी? पता नहीं, हम तो हार चुके हैं। इतने सालों से उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश की है, पर शायद दर्द और घुटन इतनी है कि वो चाहकर भी खुद को नॉर्मल नहीं रख पाती। दादा साहेब चिंता भरी आवाज में जिया से बोले, दादू, लेकिन निहि के बेहव बाहर के लोगों के लिए बहुत ही वायलेंट हो चुका है। 2 दिन पहले ही एक लड़का हॉस्पिटल एडमिट हो गया। दादा साहेब हंसते हुए बोले, सही किया था वो निहि ने। एक नो का बदमाश लड़का था, हमेशा लड़कियों की परेशान करता, पर उसकी बदकिस्मती थी उस दिन जो हमारे शेर को छेड़ दिया। नियति मुंह बनाकर बोली, मुझे तो आपकी ही पूरी गलती लगती है दादू। आप तो आर्मी से रिटायर हो गए, लेकिन आपने उसे भी अपनी ट्रेनिंग देकर उसे भी अपने स्टूडेंट की तरह बना दिया। दादा साहेब, हाँ भाई, और क्या करता। घर पर बैठे बैठे बोर होने से तो यही अच्छा था। नीति, ऐसा क्यों नहीं कहते कि आप उसे हर सिचुएशन से बचाने के लिए उसे इतनी सख्त ट्रेनिंग देते थे। दादा साहेब जिया के सर पर हाथ फेर बोले, उसके लिए बेहद जरूरी था बच्चे। अभी आप नहीं समझेगी। नियति, हाँ हाँ ठीक, नहीं भाई नहीं समझना। आप खाना खाए ना, ज्यादा बातें न बनाए। दादा साहेब जिया की नाक खींचते हुए, शैतान अपने दादू की नकल करती है। आउच आउच, दादू दर्द होता है, छोड़ो ना। दादा साहेब जिया के नाक छोड़ देते हैं। दोनों ही अपना डिनर खत्म कर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। प्लीज SBHI रिव्यू दे, लाइक CNNT शेयर करे। एपिसोड 4, उसने अपने शब्दों को टाइम दे रखा है। मुंबई। कश्यप मेंशन। एक बड़ा सा घर जो कि बहुत बड़ा मेंशन था। हॉल के राइट साइड में बना महादेव का मंदिर, साथ ही व्हाइट कलर की शिवलिंग महादेव की मूर्ति के सामने एक बूढ़ी औरत आरती की थाल लिए पूजा करते घंटी बजाकर अपनी पूजा खत्म कर पीछे मुड़ती है। पीछे करीब 5 सर्वेंट की यूनिफॉर्म पहने लोग खड़े थे। वो औरत सभी को आरती देकर एक सर्वेंट से बोली, राजू, अंश के कमरे में उनकी ब्लैक कॉफी भेज दो। सर्वेंट, जी मैडम। औरत अपनी थाल मंदिर में रख हॉल में बैठ जाती है। तभी उनके पास उन्हीं की उम्र का एक आदमी बैठते हुए बोला, क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा पूजा करने के बाद भी कुछ उदास सा है। चलाइए हम बताते हैं ये दोनों कौन है। श्रेयांश कश्यप की दादी सुमन कश्यप और दादा शिवा कश्यप। सुमन जी अपने पति को देख निराशा से बोली, आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है, मैं उदास क्यों हूँ। शिवा जी भी निराशा से बोले, अरे भाग्यवान, हम चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये सब उनका खुद का फैसला है जिसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, वरना वो क्या करेगा यह आपको भी अच्छे से पता है। सुमन जी गुस्से से शिवाजी को देखकर अपने जगह से खड़ी होकर बोली, आपसे तो कुछ होगा नहीं, बस अपने पोते और बेटे की जिद पूरी करिए बस। आखिर आप ही ने तो उसे इतना सर चढ़ा कर रखा है। आपके लाड प्यार ने उसे इतना जिद्दी बना दिया है जो आपकी बात तक सुनता नहीं है। और हम जब भी उसे समझाने जाए तो बस बिना कुछ बोले घर से चला जाता है और देर रात तक ऑफिस में काम करके खुद को थका कर तुरंत आकर सो जाता है। यहाँ तक कि हमें उससे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट तक लेनी पड़ जाती है। कभी कभी तो उसमें भी बस उसका जवाब हाँ ना, बस इतना ही जवाब आता है।
और कभी कभी तो वह बात करता ही नहीं है। हमें तो लगता है जैसे उसने शब्द को भी टाइम देकर रखा कि कब उसके मुंह से कौन सा वर्ड निकलना चाहिए, उसके बगैर उसके मुंह से कोई वर्ड निकल ही नहीं सकता। शिवाजी की जोरदार से हंसी उस पूरे माहौल को शांत करा देती है। सुमन जी गुस्से में विष्णु जी को हंसता देख अपनी जगह से खड़ी होकर रूम में चली जाती है। वही शिवाजी अपनी हंसी रोकते हुए जोर से बोले, अरे जिसके लिए हमें इतना सुनाया जा रहा है, कम से कम उसके पास जाकर तो बताइए कि आपको उनसे क्या क्या शिकायतें हैं। वह आपकी सारी शिकायतें एक पल में दूर कर देंगे, लेकिन नहीं, आप तो उसका गुस्सा सारा हमारे ऊपर ही आकर निकालती है। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भाग्यवान, लेकिन अफसोस उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता है। शिवाजी हंसते हुए सर्वेंट से बोले, राजू मेरा नाश्ता मेरी रूम में लेकर आ। वही मेंशन के अंदर सेकंड फ्लोर पर राइट साइड बने एक कमरे के अंदर, जो कि देखने में अंदर से बहुत बड़ा था। लेफ्ट साइड वॉशरूम, चेंजिंग रूम, बड़ा सा टीवी, बीचों बीच किंग साइज बेड, उसे रूम के अंदर लेफ्ट साइड कॉर्नर में बने रूम के अंदर जिम के बहुत सारे सामान रखे हुए थे। वही श्रेयांश अपने हाथों में डंबल लिए अपनी एक्सरसाइज करते हुए कुछ बोल रहा था। थोड़ी देर बाद श्रेयांश शांत हो जाता है, अपने कान से ब्लूटूथ निकाल देता है। वो वापस रूम में आकर शावर लेता है और बिजनेस सूट पहनकर वो मिरर के सामने खड़े हो अपने बाल सेट कर, हैंड वॉच पहनकर, अपना वॉलेट पॉकेट में रख रूम से निकल बाहर आता है। श्रेयांश के बाहर खड़े राजू को देखता है और उसके हाथ में पकड़ी ट्रे से कॉफी का कप उठाकर कॉफी पीते हुए नीचे आता है। नीचे आकर कप को एक सर्वेंट को देकर आगे बढ़ जाता है। अंश रुको बेटा, जाता हुआ श्रेयांश आवाज सुन अपनी जगह रुक जाता है। श्रेयांश पीछे देखता है, जहां एक मिडिल एज औरत जिसने खुद को बहुत बेहतरीन ढंग से खुद को मेंटेन किया हुआ था, दिखने में सुंदर नजर आ रही थी। वो आगे बढ़कर श्रेयांश से बोली, अंश बेटा आप बिना नाश्ता किए ऑफिस जा रहे हैं? श्रेयांश सामने खड़ी औरत को देखता है, फिर कुछ पल बाद बोला, मिसेस कश्यप मैंने आपको मेरी फिक्र करने का अधिकार नहीं दिया है। इतना बोल श्रेयांश मेंशन से निकल अपनी कार में बैठ जाता है। कार सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ गुजरात शांति हाउस, निहिता इस वक्त घर के टेरेस पर मौजूद अपने दोनों हाथ जोड़े मैट पर खड़ी थी। कुछ समय बाद वो डॉल्फिन प्लैंक वाली पोजीशन में आ जाती है। कुछ समय बाद वो फ्रॉग पोजीशन करती है। धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करते हुए अपने योगा सेक्शन का रूटीन कंप्लीट कर लेती है। लास्ट में पुश करते हुए उसे 30 मिनट हो जाते हैं। उसी वक्त जिया निहिता को बुलाने ऊपर आती है। निहित, बहुत हो गई तुम्हारी वर्कआउट, नीचे दादू बुला रहे हैं। निहिता सीधे खड़े होकर पानी पीकर अपना फेस टॉवल से पोंछते हुए नीचे आ जाती है। दादा साहेब निहिता को देखकर कुछ पल उसके फेस को देखने लगते हैं, जहां कोई भाव नहीं थे। क्या तुम्हारे पास डॉक्टर का कॉल आया था? निहिता अपना सर हिला देती है। जिया दोनों की बातें सुन बोली, क्या हुआ आंटी, ठीक तो है नहीं? निहिता अपने रूम में जाते हुए बोली, वो मुझे देखना चाहती है। मैं आज चली जाऊंगी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, जिया ने जाती हुई निहिता को देख जोर से चिल्लाती है, लेकिन वो तब तक अंदर जा चुकी थी। दादा साहेब जिया से बोले, जिया बेटा तुम उसका ध्यान रखना। जिया निहित के लिए टेबल पर नाश्ता निकालकर बोली, दादू आप टेंशन मत लीजिए, जब तक मैं हूँ निही का हमेशा ध्यान रखूंगी। दादा साहेब उसकी बात सुन खुश हो जाते हैं। गाइस, न्यू स्टोरी है तो प्लीज सपोर्ट करिए, रिव्यू दे, लाइक CMNT एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
CH5 श्रेयांश ने देखा निहिता को। मुंबई एयरपोर्ट। श्रेयांश अपनी रेंज रोवर से निकल बाहर आता है। उसी के साथ कुछ बॉडीगार्ड आकर श्रेयांश को कवर कर आगे बढ़ने लगते हैं। अरे रुको मेरी जान, मुझे बिना लिए तुम कहाँ जा रहे हो? इस आवाज को सुन बॉडीगार्ड एक पल के लिए रुकते हैं, बट अपने बॉस को बिना रुके आगे बढ़ते देख वो लोग भी उस आवाज को इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं। खुद को सभी की तरफ से इग्नोर करता देख वो इंसान भागते हुए श्रेयांश के बराबर में आकर चलते हुए बोला, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने अभी आवाज दी लेकिन तुम तो सीधा सीधा मुझसे मुंह मोड़कर आगे बढ़ गए। क्या यही हमारा प्यार था अंश? श्रेयांश घूरकर आहान को देखता है, जो बस अपने दांत दिखा देता है। चलो अब आहान के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। आहान श्रेयांश के साथ बचपन से साथ है। दोनों बचपन के दोस्त हैं। इनका और श्रेयांश का साथ ना छूटे इसलिए ये श्रेयांश के सेक्रेटरी है। आहान श्रेयांश को कुछ ना बोलता देख काउंटर पर सारी प्रोसेस खत्म होने तक शांत रहता है। कुछ देर बाद दोनों ही प्लेन एक दूसरे के समाने बैठे हुए थे। श्रेयांश अपने हाथों में पकड़ी हुई मैगजीन में बिजी हो गए और वहीं हमारे आहान एक छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखे जा रहे थे, वो भी बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। आप देखना चाहेंगे आखिर ऐसा भी क्या लिख रहे हैं जो इतने सीरियस है। ठीक है, तो फिर आइए इनकी डायरी में झांकते हैं। 2 प्लेट ढोकला, 2 प्लेट फाफड़ा जलेबी, चोराफ्री, खमण, थेपला। अरे ये क्या, आगे पढ़ने भी नहीं दिया। आहान जी डायरी बंद कर दी। आहान सीट पर आराम से बैठकर श्रेयांश को बड़े गौर से देखने लगता है। वक्त बीतता रहता है बट आहान अपनी नजर उससे नहीं हटाता है। श्रेयांश मैगजीन साइड में रख घूरते हुए आहान को देखता है। आहान तुरंत अपनी आंखें बंद सीट से सर टिका देता है, जैसे वो कुछ ना जानता हो वो उसे क्यों घूर रहा था। फ्लाइट जल्दी ही अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। अभी भी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा था। श्रेयांश और आहान दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। इस वक्त दोनों के पीछे 2 बॉडीगार्ड के अलावा कोई नहीं होता है। एयरपोर्ट के बाहर आकर आहान अपनी बाहें फैलाकर बोला, हाय क्या ठंडी हवाएं चल रही है। मन करता है यही अपनी बेड लगा दूं कसम से। तुम क्या कहते हो अंश इस बारे में? श्रेयांश आस पास देखते हुए आहान की बातों का जवाब देता है, HM तुम सही हो। जाने से पहले मेरे लिए एक असिस्टेंट हायर कर देना, बाद में मुझे काम के लिए तुम्हें परेशान न करना पड़े। आहान श्रेयांश को देख चिढ़ते हुए बोला, अंश तुम्हें मेरे और मेरे प्यार की बिल्कुल कदर नहीं है ना? तुम मुझे हमेशा इसी तरह खुद से दूर करते रहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एकदम लॉयल हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, समझे तुम? श्रेयांश इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। उनके सामने एक ब्लैक BMW आकर रुकती है। ड्राइवर जल्दी से बाहर निकल दोनों को ग्रीट करते हुए बोला, सॉरी सर लेट हो गया। श्रेयांश उसकी बातों को इग्नोर करके कार में बैठ जाता है। आहान भी भागते हुए दूसरी तरफ जाकर उसके साथ बैठ जाता है। ड्राइवर कार में बैठ जल्दी से कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। आहान अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है। कॉल जल्दी ही दूसरी तरफ से रिसीव हो जाता है। हेलो, मैं मिस्टर कश्यप का असिस्टेंट बात कर रहा हूँ। हम अहमदाबाद आ चुके हैं और कैफे की तरफ जा रहे हैं। आप प्लीज हमारे पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच जाए। दूसरी तरफ से आवाज आई, डोंट वरी, मैंने सर को बता दिया है कि आप दोनों वहाँ पहुँच चुके हैं। हम बस कैफे की तरफ ही निकल रहे हैं। उम्मीद है कि हम आपसे पहले पहुँच जाएं। आहान फोन रख गहरी सांस लेकर श्रेयांश को देखता है, जो इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों को देख रहा होता है।
शांति निवास। निहिता ने आज फिर ब्लैक कलर की टॉप विथ डार्क ग्रीन जैकेट और ब्लैक पेंट, पैरों में स्पोर्ट्स शूज, कंधे से क्यों इंच ही बड़े काले और सुनहरे बालों को ढीला सा बन बनाया हुआ था। शांति निवास। निहिता ने आज फिर ब्लैक कलर की टॉप विथ डार्क ग्रीन जैकेट और ब्लैक पेंट, पैरों में स्पोर्ट्स शूज, कंधे से क्यों इंच ही बड़े काले और सुनहरे बालों को ढीला सा बन बनाया हुआ था। चेहरे पर की मेकअप नहीं। निहिता घर से निकल अपनी स्पोर्ट बाइक को स्टार्ट करके हेलमेट लगाकर निकल जाती है। एक्चुअली राज श्रेयांश और जिया के कॉलेज का ही स्टूडेंट है। हमेशा दोनों से बात करने की कोशिश करता है, बट जिया ही उसके सवालों का जवाब देती है। निहिता खामोश अपने काम से काम रखती। कुछ समय के बाद निहिता की बाइक मौका कैफे के बाहर आकर रुकती है। बाइक पार्क करके निहिता अपना हेलमेट लगा देती है। हेलमेट की वजह से उसके बाल खुल जाते हैं। वो अपने बालों को वापस ठीक नहीं करती, उसे खुले ही रहने देती है। बाइक पार्क करने के बाद वो सीधा अंदर जाती है। निहिता पूरे कैफे के अंदर बैठे लोगों को देखती है। वहाँ बहुत ही कम लोग मौजूद थे और शांति भी उतनी ही थी। निहिता आगे बढ़कर एक कॉर्नर वाली सीट पर बैठ जाती है। वहाँ से बाहर का नजारा नजर आ रहा था। वो अपने फोन में टाइम देखती है। वो टाइम से 2 मिनट पहले ही आई थी। वेटर उसकी की टेबल पर जाकर बोला, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। श्रेयांश वेटर को देखती है, फिर उसके नाम की प्लेट को एक ग्लास पानी मिलेगा। वेटर यस मैम, इतना बोल वहां से चला जाता है। तभी श्रेयांश के कानों में एक लड़के की आवाज जाती है, अरे यार तू इतना क्यों भड़क रही है, बस एक किस ही तो मंगा है, पहले भी तो हमने कितनी किस की है, तो अब क्या प्रॉब्लम है। देख अब मुझे तेरे नानक नहीं चाहिए, समझी ना। उसी टाइम लड़की की आवाज आती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे अब नहीं लगता अच्छा। दोनों ही कपल एक दूसरे से झगड़ रहे थे। निहिता अपना ध्यान बाहर की तरफ कर लेती है। उसके खुले बाल आंधे चेहरे को कवर किए हुए थे। तभी 2 लोग उसकी आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ मिनट बाद उस टेबल पर वेटर आते हुए दोनों से पूछता है, वुड यू लाइक टू ऑर्डर 1 कैपुचिनो एंड 1 ब्लैक कॉफी। वेटर अपना नोट करके वहां से चला जाता है। यार ये जगह तो सच में बहुत अच्छी है, कोई शोर नहीं, बस शांति। यह का डिजाइन भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा किया हुआ है। श्रेयांश एक नजर उस कैफे को देखता है कि उसकी नजर सामने बैठी एक परछाई पर जाती है। अचानक उसकी नजर वहां ठहर जाती है। निहिता का एक साइड का चेहरा बालों से ढका और गोरे हाथ में पहने रुद्राक्ष की माला से लिपटी कलाई, जो कि अपने चेहरे को टिकाए बाहर की तरफ देख रही थी। श्रेयांश तुरंत अपनी नजर फेरते हुए आहान से बोला, कितना टाइम। गाइस, आगे जल्दी ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आप लोग स्टोरी को सपोर्ट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। साइलेंट एस।